मांग की लोच से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से एंजिल वक्र को आगे बढ़ाकर हम मांग की आइलोच की गणना कर सकते हैं। उसमें हमने एक सरल रेखीय एंजिल वक्र की बात करी थी। यदि एंजिल वक्र y एक्स को काटता हुआ x एक्स के ऋणात्मक वाले पार्ट पर जाता है तो हम बोलेंगे कि मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। यदि एंजिल वक्र को आगे बढ़ाने पर वो मूल बिंदु को अगर स्पर्श करता है तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। यदि एंजिल वक्र को आगे बढ़ाने पर वह एक्स एक्स के धनात्मक वाले पार्ट को काटता है तो हम बोलेंगे कि मांग की लोच इकाई से कम होगी। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि यदि वस्तु विलासिता की है तो एंजिल वक्र मांग की लोच क्या होगी, यदि वस्तु अनिवार्य है तो मांग की लोच क्या होगी, और यदि वस्तु गिफिन है तो मांग की आइलोच क्या होगी। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एक ही एंजिल वक्र के अलग अलग बिंदु पर मांग की लोच भी अलग अलग हो सकती है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि अगर वस्तु विलासिता की है तो मांग की लोच क्या होगी। सामान्य रूप से विलासिता की वस्तु है वह वस्तु होती है जिनमें उपभोक्ता आय का एक बड़ा भाग खर्च करता है। इस प्रकार की वस्तुओं में क्या होता है कि यदि उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वह जिस अनुपात में उपभोक्ता की आय बढ़ती है उससे अधिक अनुपात में उन वस्तुओं को परचेज करना प्रारंभ कर देता है। इस कारण जो विलासिता की वस्तुएं होती है उनका एंजिल वक्र जो होता है वो मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता है। तो यहां देखिए विलासिता की वस्तु है तो विलासिता की वस्तु में जो एंजिल वक्र होता है वो इस प्रकार का होता है, नतोदर होता है। तो नतोदर एंजिल वक्र होता है। और अगर मान लीजिए हमको इसके टी बिंदु पर मांग की लोच की पता करनी है तो देखिए स्टार्टिंग की बात करेंगे तो स्टार्टिंग में मान लो क्वांटिटी है ओ क्यू और इनकम है ओ आई और मांग की लोच होती है आई अपॉन क्यू गुणा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा आई और ढाल के रूप में रखेंगे। तो देखिए अब मान लीजिए इस पर देखिए इस बिंदु पर हमको निकालना है तो हमने क्या करना है, इस पे एक टेंजेंट खींचनी है, एक स्पर्श रेखा खींची और स्पर्श रेखा खींची और स्पर्श रेखा को आगे बढ़ाने पर ये मान लीजिए पी, ये बिंदु ए बिंदु है और ये टी बिंदु पर स्पर्श करती है। टी बिंदु पर स्पर्श करती है तो इसमें मांग की लोच निकालने के लिए बहुत सिंपल सा हमने देखा हुआ है। पहले आप लिखेंगे ओ आई बटे ओ क्यू मल्टीप्लाई 1 बाय स्लोप की बात कर रहे हैं तो स्लोप आएगा ए क्यू बटे क्यू टी। तो आएगा ओ आई, पहले हम कर चुके हैं इसलिए बहुत ज्यादा नहीं बता रहे हैं, क्यू टी बटे ए क्यू। अब देखिए ओ आई की जगह ए क्यू लेंगे तो आएगा ए क्यू बटे ओ क्यू मल्टीप्लाई क्यू टी बटे ए क्यू से ए क्यू कट जाएगा तो स्लोप आएगा क्यू टी बटे ओ क्यू। तो क्यू टी में ओ क्यू का भाग देंगे तो मांग की लोच आएगी इकाई से अधिक लोचदार। तो यानी विलासिता की वस्तु है तो मांग की आई लोच क्या आएगी, इकाई से अधिक लोचदार। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वस्तु विलासिता की है तो जो एंजिल कर्व है मूल बिंदु के प्रति नतोदर होगा और यदि वस्तु अनिवार्य है तो वो अलग होगा। तो यहां हमने ये बात करी कि विलासिता की वस्तु है तो मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार होगी, एंजिल कर्व के ढाल से हम बता सकते हैं। और यदि वस्तु अनिवार्य है तो क्या होगा उसकी भी हम बात कर लेते हैं। थोड़ा सा क्या हम पहले कर चुके हैं तो बहुत ज्यादा इसमें हम टाइम नहीं लगाएंगे, पिछला वीडियो आप समझ जाएंगे तो उससे आपको निकालना आ जाएगा। दूसरा देखिए अनिवार्य वस्तुओं में तो देखिए अनिवार्य वस्तु जो होती है उनमें जो एंजिल वक्र होता है वो मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। आप जो बनाएंगे ना तो मूल बिंदु के प्रति इस प्रकार से होगा एंजिल कर्व। अब मान लीजिए ए बिंदु पर हमको देखना है, ए बिंदु पर इनकम है आई, क्वांटिटी है क्यू, बिंदु पर ए। अब मान लो ए बिंदु पर हम जो निकालते हैं ए बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा कहते हैं, एक बार वापस बना देते हैं एंजिल वक्र जो है ये देखिए अनिवार्य वस्तु में क्या होता है, सामान्य रूप से अनिवार्य वस्तु में क्या होता है, उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो जिस अनुपात में आय बढ़ती है उस अनुपात में मांगी जाने वाली मात्रा नहीं बढ़ती है। हमारी बहुत इनकम बढ़ जाएगी तो भी हम गेहूं ज्यादा नहीं लेंगे, दूध हम ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि अनिवार्य वस्तु है। हमको खाने के लिए गेहूं चाहिए, अनाज चाहिए तो अनाज एक लिमिट से हम ज्यादा नहीं लेंगे। इनकम कितनी भी बढ़ जाएगी तो अनाज ज्यादा नहीं लेंगे, इनकम कितनी भी बढ़ जाएगी तो दूध ज्यादा नहीं लेंगे। तो सामान्य रूप से जो अनिवार्य वस्तु होती है उनमें जिस अनुपात में इनकम बढ़ती है उस अनुपात में उनकी मांगी जाने वाली मात्रा नहीं बढ़ती है। यही कारण है कि अनिवार्य वस्तु का अगर हम एंजिल वक्र बनाएंगे तो वह मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होगा। अब देखिए मान लीजिए इस बिंदु पर हमको इनकम निकालना है, इस बिंदु पर है क्वांटिटी क्यू और इनकम है आई। अब देखिए अगर इस जो बिंदु है इस पे इनकम हमने ली
क्वांटिटी ली क्यू है, ये अनिवार्य वस्तु है और ये इसका एंजिल कर्व है। और मान लो मेरे को टी बिंदु का पता करना है, कितने कौन से बिंदु का, या ए बिंदु का मुझे पता करना है। ए बिंदु पर क्वांटिटी ली मैंने क्यू और इनकम है आई। अब इस बिंदु पर एंजिल कर्व के हमने एक स्पर्श रेखा खींची, ये स्पर्श रेखा टी बिंदु पर स्पर्श करती है। तो यहां देखिए मान की आई लोच होती है आई अपॉन क्यू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा आई, इसको ढाल के रूप में रखेंगे तो आएगा आई अपॉन क्यू मल्टीप्लाई 1 अपॉन डेल्टा आई बटे डेल्टा क्यू। आई का मान डेल्टा आई, क्यू का मान आई का मान ओ क्यू, ओ आई इसका ओ क्यू मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए क्यू डिवाइडेड बाई क्यू टी। तो इसको लिखेंगे ओ आई बराबर है ए क्यू, तो आएगा ए क्यू बटे ओ क्यू मल्टीप्लाई क्यू टी बटे ए क्यू। तो इससे कटा तो आया क्यू टी बटे ओ क्यू। क्यू टी में ओ क्यू का भाग देंगे तो इकाई से कम लोचदार रहेगा, इसका मतलब अनिवार्य वस्तु में मान की लोच इकाई से कम होगी। ये दो चीज हमने कर ली। अब हम देखते हैं कि यदि वस्तु गिफिन है तो क्या होगा। तो गिफिन वस्तु की स्थिति में एक और देख लेते हैं। तो दो चीज का हमको क्लियर हो गया कि विलासिता की वस्तु है तो मांग की लोच आई लोच इकाई से अधिक होगी, और यदि अनिवार्य वस्तु है तो मांग की जो आई लोच है वो इकाई से कम होगी। तीसरी चीज हम देख रहे हैं, गिफिन वस्तु की स्थिति में आई लोच, तो गिफिन वस्तु क्या होती है, गिफिन वस्तु उल्टा चलती है, आय बढ़ने पर कम खरीदता है। तो ये मान लीजिए ये गिफिन है, क्या हो रहा है, इनकम बढ़ रही तो कम खरीद रहा है। देखिए इनकम बढ़ने के साथ ये देखिए यहां से इनकम I1 तो खरीद रहा था इतनी, इनकम बढ़कर I2 हुई तो कम खरीद रहा है, ये गिफिन वस्तु। अब गिफिन वस्तु की स्थिति में मान लो ए बिंदु पर मान की आई लोच निकालनी, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि गिफिन वस्तु का। अब ए बिंदु पर मान की आई लोच निकालनी है, क्लियर। तो यहां इनकम है आई, क्वांटिटी है क्यू। अब इस पे एक स्पर्श रेखा खींचिए, स्पर्श रेखा खींचिए टी बिंदु पर आती है। तो ए आई अपॉन क्यू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा आई, इसको ढाल के रूप में रखेंगे तो आएगा आई अपॉन क्यू मल्टीप्लाई 1 अपॉन डेल्टा आई बटे डेल्टा क्यू। इसका मान ओ आई बटे ओ क्यू मल्टीप्लाई 1 बाय ए क्यू डिवाइडेड, ये उल्टा चल रहा है, ढाल इस साइड में होता है, ये ढाल उधर चल रहा है, माइनस क्यू टी। तो आएगा ओ आई को लिखेंगे ए क्यू बटे ओ क्यू माइनस क्यू टी बटे ए क्यू से ए क्यू कटा, तो जो मान की लोच आई वो Q2 डिवाइडेड बाय ओ क्यू। तो हम ये कह सकते हैं कि ये लेस देन 0 होगी, यानी जो गिफिन वस्तु है, इन गिफिन वस्तु में मान की आई लोच नेगेटिव होती है। अगली बात देखिए कि गिफिन वस्तु में ये तो हमने क्लियर कर लिया कि मान की आई लोच नेगेटिव होगी, क्योंकि उधर जा रहा है ढाल जिस साइड में जाना चाहिए लंब और आधार वो दूसरी साइड में जा रहा है। तो आप देखिए गिफिन वस्तु में क्या होता है, ये देखिए जो एंजिल कर्व है गिफिन वस्तु का एंजिल कर्व, ये तो यहां पहले पॉजिटिव था, ये फिर क्या हो गया नेगेटिव। यहां देखिए इनकम थी I1 तो मांग थी Q1, इनकम बढ़कर हो गई I2 तो मांग घटकर हो गई Q1 Q0, इनकम और बढ़ जाती है I3 हो जाती है, इनकम I3 हो जाती है इनकम, तो मांग और घटकर क्या हो जाती है Q0 डैश हो जाती है। तो यहां क्या हो रहा है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है क्वांटिटी घट रही है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि एंजिल कर्व का जो नेगेटिव है वो गिफिन वस्तुओं के लिए एंजिल कर्व नेगेटिव ढाल युक्त होता है। तो हमने यहाँ इस वीडियो में ये देखा कि अगर वस्तु सामान्य है, वस्तु विलासिता की है, तो विलासिता की स्थिति में जो एंजिल कर्व है वो विलासिता की स्थिति में एंजिल कर्व इस प्रकार का होता है, और अनिवार्य वस्तु है तो एंजिल कर्व इस प्रकार का होता है। अब हम ये देखेंगे कि एक ही एंजिल कर्व पर अलग अलग जगह पे मान की लोच भी अलग अलग हो सकती है। जैसे एंजिल कर्व है, पहले एंजिल कर्व था ये मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर था, और बाद में शून्य हुआ, ये नेगेटिव हो गया। देखिए ये नतोदर हो गया, उन्नतोदर हो गया, तो यहां हम निकालेंगे तो यहां एंजिल कर्व जो है यहां टच कर रहा है, तो मान की लोच इकाई से कम होगी।
और दूसरे किसी बिंदु पर हमने देखा कि वो यहां टच कर रहा है, इस जगह हम देखेंगे तो एंजल कर्व यहां टच कर रहा है बाहर, तो मान की लोच इकाई से अधिक होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि एक ही एंजल कर्व पर अलग अलग बिंदु पर मान की लोच अलग अलग हो सकती है। यहां देखेंगे तो मान की आई लोच हो सकता है शून्य हो, क्योंकि किसी भी प्रकार का यहां आपका लंब और आधार का रेशियो नहीं बन रहा है। तो वहां क्या होगा, आधार शून्य होगा तो पूरे के पूरे को क्या कर देगा, शून्य कर देगा। तो यहां जो लंब है, लंब तो रहेगा पर आधार में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो कहने का तात्पर्य है कि एक ही जो वक्र है इसके अलग अलग बिंदु, ए बिंदु पर मान की लोच अलग आई, बी पर अलग आई, सी पर अलग आई, डी पर नेगेटिव आ जाएगी, डी पर नेगेटिव आ जाएगी जैसा अभी हमने कहा। तो एक ही एंजल कर्व के अलग अलग बिंदु पर मान की लोच भी अलग अलग हो सकती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये जानने का प्रयास किया कि एंजल कर्व की स्थिति में मान की लोच क्या होती है, अगर वस्तु विलासिता की है तो किस प्रकार से मान की लोच, अगर विलासिता की वस्तु है तो किस प्रकार से एंजल कर्व इसका नतोदर ढाल युक्त होगा और मान की लोच इकाई से अधिक होगी। यदि वस्तु अनिवार्य है तो मान का जो एंजल कर्व है वो उन्नतोदर होगा मूल बिंदु के प्रति और मान की लोच इकाई से कम होगी। और यदि वस्तु गिफिन है तो मान की लोच नेगेटिव होगी। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो एंजल कर्व के माध्यम से एक सरल रेखा के रूप में एंजल वक्र नहीं होकर एक वक्र के रूप में एंजल वक्र होता है, तो उसमें किस प्रकार से मान के आई लोच की गणना कर सकते हैं, यह आपको समझाने के लिए सहायक ये वीडियो सिद्ध रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।